पिछले क्लास में हमने लेसन थर्ड बायो का लेसन थर्ड पढ़ा था। परिवहन, ठीक है। आज हम लोग न्यू चैप्टर चालू करने वाले हैं, लेसन फोर्थ उत्सर्जन। उत्सर्जन के बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज है और ये कैसे कार्य करता है और इसका पूर्ण संपूर्ण काम कहाँ होता है, ठीक है। तो इसके पहले का जो लेसन था वो हमने पिछली क्लास में समाप्त किया था। तो आशा करते हैं सब कोई क्वेश्चन आंसर बना लिए होंगे। क्वेश्चन आंसर कोई हार्ड यहाँ पे नहीं देता है, ठीक है। और पहली बात कि आप लोग को छोटा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन तो आप लोगों को कंपलसरी यहाँ पे बना ही लेना है, ठीक है। और अगर लॉन्ग टाइप में कुछ प्रॉब्लम आता है तब उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। आप लोग को खुद से ही क्वेश्चन आंसर लिखना है अभी, ठीक है। आप लोग को दिया जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप लोग को अभी के समय में खुद से क्वेश्चन आंसर अभी लिखना है टोटल लेसन का, क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो आपको ज्यादा सुविधा होगा याद करने में। खुद का लिखा हुआ उतना ज्यादा नहीं याद करना पड़ता है, आपको स्वयं याद ही रहता है, ठीक है। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि आहार नाल में पाचन के बाद पचा भोजन अवशोषित होकर परिवहन द्वारा कोशिका में पहुंचता है। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि आहार नाल में जो पचा हुआ जो भोजन है वो भोजन अवशोषित होकर कहाँ जाता है, परिवहन होकर कोशिकाओं में पहुंच जाता है, बहुत सारे कोशिकाओं में चला जाता है। यहाँ उनमें अनेक उपापचय क्रियाएं होती है और उनमें बहुत सारे उपापचय क्रिया वहाँ पे पूर्ण होती है, जैसे ग्लूकोज तथा वसा अम्लों का ऑक्सीकरण एवं प्रोटीन का विखंडन इत्यादि बहुत सारे उपापचय क्रियाएं होती है। किस प्रकार? ग्लूकोज तथा वसा अम्लों का ऑक्सीकरण, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि प्रोटीन का विखंडन होता है। इस प्रकार की उपापचय क्रियाएं पूर्ण होती है। इन क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ का भी निर्माण होता है जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं विनाशक होते हैं। मतलब इन सभी प्रक्रियाओं के बावजूद बहुत सारे क्रियाएं से संपूर्ण होती है, जिसके कारण बहुत सारे अनावश्यक और विनाशक पदार्थ बनते हैं, जिन्हें पदार्थों का उत्सर्जन कहते हैं। इन्हीं पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ क्या है जान गया, इसका डिफिनेशन आप लोग को क्लियर हो गया है। शरीर की कोशिकाओं में इन उत्सर्जी पदार्थ का संचयन शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक होता है और यह खुद बोल रहा है कि इस प्रकार के कोशिकाओं के लिए उत्सर्जन बहुत हानिकारक होता है, ठीक है। इसलिए इन उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से निष्कासन अनिवार्य है और इसलिए इस प्रकार के पदार्थ को शरीर से हटा देना ही अच्छा होता है, ठीक है। इसके नुकसान से ऊतकों के आंतरिक वातावरण में एक स्थिरता स्थापित होता है, जिसमें विभिन्न शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से संपादित होती रहती है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो इन सभी जो उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालना अनावश्यक तौर पर और जरूरी कहलाता है, क्योंकि अगर ये हमारे शरीर के अंदर रहेगा तो हानिकारक हो सकता है और हमें क्षति पहुंचा सकता है, ठीक है। और इनके रहते भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं संपूर्ण होती है और इनके होने का यही कारण है कि हमारे शरीर में जो उपापचय क्रियाएं होती है, बहुत सारी क्रियाओं के बावजूद ही यह हानिकारक पदार्थ बनते हैं, ठीक है। अतः जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाएं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। क्या कि जो हमारे शरीर में जो उपापचय क्रिया के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसी को निकालना, हमारे शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। शरीर में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं जलीय माध्यम में ही होती है और शरीर में बहुत सारे जो जैव रासायनिक जो क्रियाएं हैं बहुत सारी जलीय माध्यम के द्वारा ही होता है हमारे शरीर में। ऐसी क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर के जल के स्थिति के अनुरूप बढ़ते या घटते रहते हैं और ऐसी स्थिति के कारण जब जल का उपयोग होगा तो हमारे शरीर में जल का स्तर घटते बढ़ते रहता ही है।
अतः शरीर में जल की संतुलित मात्रा का होना भी अनिवार्य है और इसलिए भी हमारे शरीर में अगर पानी का उपयोग करके हमारे शरीर में जो क्रियाएं पूर्ण होगी उसके कारण हमारे शरीर में कभी कभी पानी की कमी हो जाती है। इसलिए हमारे शरीर में पानी का अनियमित मात्रा, जो मात्रा नियमित होता है उसे पूर्ण होना जरूरी कहलाता है, वह जल संतुलन कहलाता है। और इसी संतुलन को क्या कहते हैं? जल संतुलन भी कहते हैं। सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं साथ साथ संपादित होती है और जल संतुलन और उत्सर्जन का जो क्रिया होता है वो एक साथ ही पूर्ण होता है। अब यहाँ पे देखते हैं उत्सर्जित पदार्थ। उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। जंतुओं के शरीर में बनने वाले सबसे प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है और हमारे शरीर में जो उत्सर्जित पदार्थ है, जो हानिकारक पदार्थ होता है, वो सबसे पहला और कौन सा पदार्थ है? कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है, जो कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न होता है। और कैसे ये बनता है? कार्बनिक अणुओं के विखंडन से बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से निष्कासन जंतुओं में विभिन्न श्वसन अंगों जैसे फेफड़ा, गिल्स, श्वास नलियां इत्यादि के द्वारा होता है, जिसका वर्णन अध्याय 2 में श्वासक शीर्षक के अंतर्गत किया जा चुका है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो निष्कासन होता है जंतुओं में, हमारे शरीर में मुख्य अंग पाया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे एक कोशिकीय जीवों में हमारे जैसा कोई मुख्य अंग नहीं पाया जाता है और इसका वर्णन हम अध्याय 2 में कर चुके हैं। इसके बारे में कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार हमारे शरीर के बाहर निकलता है वो तो बता ही चुके हैं आप लोगों को। प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप नाइट्रोजन पदार्थ जैसे कौन कौन से नाइट्रोजन पदार्थ? अमोनिया, यूरिया या यूरिक अम्ल का निर्माण विभिन्न जंतुओं के शरीर में होता है। अब यहाँ पे बता रहा है कि प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन, प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या क्या बनता है? नाइट्रोजनीय पदार्थ बनता है। नाइट्रोजनीय पदार्थ में बहुत सारे हैं, क्या क्या? अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, समझे, उनका निर्माण होता है। प्रोटीन के विखंडन से शीघ्रता से बनने वाले पदार्थ अमोनिया है, जो जंतुओं के लिए अत्यंत विषैला होता है। और यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोटीन का जब विखंडन होता है तो सबसे ज्यादा क्या बनता है? अमोनिया बनता है, ठीक है। वो जो नाइट्रोजनीय पदार्थ है वो अमोनिया पदार्थ बनता है, जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है, समझे, और विषैला भी कहलाता है। अमोनिया अम्ल में अत्यधिक घुलनशील है। जलीय जंतुओं विशेषकर अकशेरुकों में अमोनिया का शरीर से जल में निष्कासन शीघ्रता से हो जाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जलीय जंतु जो होते हैं उनका अमोनिया का शरीर से जल का निष्कासन बहुत जल्दी हो जाता है, उनका शरीर से अमोनिया का निष्कासन बहुत जल्दी हो जाता है। परंतु स्थलीय जंतुओं में अमोनिया अतिशीघ्र यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। परंतु जो स्थलीय जंतु जो होते हैं उनका अमोनिया से वो यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। नाइट्रोजनीय पदार्थ जो अमोनिया है वो कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है? यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिया अमोनिया की अपेक्षा ज्यादा जटिल है। यूरिया भी अमोनिया की अपेक्षा क्या है? ज्यादा जटिल है, कठोर कहलाता है, परंतु कम विषैला यौगिक है। परंतु यूरिया कम विषैला यौगिक कहलाता है अमोनिया के मुताबिक। स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनीय पदार्थों का शरीर से निष्कासन यूरिया के रूप में ही होता है और बहुत सारे स्थलीय जंतुओं में नाइट्रोजनीय पदार्थ जो अमोनिया है उसका निष्कासन यूरिया के तरह ही होता है। यूरिक अम्ल के रूप में नाइट्रोजनीय पदार्थ का निष्कासन रेप्टिलिया और एविज वर्गों के जंतुओं में होता है। यूरिक अम्ल के रूप में नाइट्रोजनीय पदार्थ जो होते हैं उसका निष्कासन किसमें होता है? रेप्टिलिया और एविज वर्ग के जंतुओं में होता है, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है जंतुओं में उत्सर्जन। जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार होता है आइए देखते हैं। जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए विशेष रचनाएं पाई जाती है और जंतुओं में हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो हमारे शरीर से जो उत्सर्जित पदार्थ जो बाहर निकलते हैं उसके लिए विशेष अंग पाया जाता है। कौन से?
परंतु निम्न श्रेणी के जंतुओं जैसे प्रोटोजोआ मतलब अमीबा में विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। परंतु मैंने जैसे कहा कि जो एक कोशिकीय जीव हो जाते हैं और निम्न श्रेणी के जो जंतु हो जाते हैं उनमें विशेष अंग नहीं पाए जाते। जैसे अमीबा का उदाहरण लेते हैं। अमीबा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन पदार्थों में मुख्य रूप से अमोनिया जैसे उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। और उनमें क्या होते हैं उत्सर्जी पदार्थ, कौन से बनते हैं? अमोनिया जैसे उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। किनके टूटने के बाद? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के टूटने के बाद। ऐसे उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह से विसरण के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। और ऐसे उत्सर्जी पदार्थ क्या करते हैं? अमीबा में विसरण के द्वारा उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। उसका कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता। प्रोटोजोआ की तरह संघ, पोरिफेरा, स्पंज तथा सेलेट्रेटा हाइड्राइड में भी विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है। और प्रोटोजोआ मतलब अमीबा की तरह ही जो संघ अमीबा की तरह ही जो यहाँ पे निम्न श्रेणी के जंतु हैं और यहाँ पे दूसरे निम्न श्रेणी के जंतुओं को भी नाम मिल लिया। स्पंज हो गया, संघ, पोरिफेरा उसको वही कहते हैं स्पंज कहते हैं, तथा सेलेट्रेटा उसको क्या कहते हैं? हाइड्राइड कहते हैं, हाइड्रा कहते हैं। उसमें भी विशेष अंग नहीं पाया जाता उत्सर्जी अंग के। जंतु जगत में सर्वप्रथम उत्सर्जी अंग संघ प्लेटी हेलमिनीथीज पिताकृमि में दिखते हैं। और जंतु जगत में सर्वप्रथम कौन से अंग पाए जाते हैं? संघ, पिताकृमि पाए जाते हैं, संघ, प्लेटी, हेलमिनीथीज। ठीक है। इसके उत्सर्जी अंग कौन से कहलाते हैं? फ्लेम कोशिकाएं कहलाते हैं। और इससे उत्सर्जी अंग कौन से? फ्लेम कोशिकाएं होते हैं। जंतुओं के विभिन्न वर्गों में अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं। जैसे मैंने कहा जंतुओं में बहुत सारे अलग अलग विशेष अंग पाए जाते हैं उत्सर्जी पदार्थों के लिए। जैसे संघ एनेलिडा केचुआ के उत्सर्जी अंग सूक्ष्म कुंडलित नलिकाओं की समान रचना है जो नेफ्रिडिया या उत्सर्गिकियाएं कहलाती है। और जो केचुआ होता है उसमें कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं? नेफ्रिडिया होता है या उत्सर्गिकियाएं होती है, वो उत्सर्गिकियाएं कहलाती है जो उत्सर्जी अंग होते हैं केचुए में, संघ एनेलिडा में। ठीक है। संघ ऑर्थोपोडा मतलब तेलचट्टा का यहाँ पे बात कर जा रहा है। संघ ऑर्थोपोडा के जंतुओं में मुख्यतः महीन धागों के समान रचनाएं मेल्पिगियन नलिकाएं उत्सर्जी अंग है। और यहाँ पे संघ ऑर्थोपोडा में मतलब तेलचट्टा में कौन से विशेष अंग पाए जाते हैं? मेल्पिगियन नलिकाएं पाई जाती है, वो विशेष उत्सर्जी अंग कहलाते हैं उनके। कशेरुकु मतलब मछली, मेढक, छिपकली, पक्षियों तथा स्तनधारियों जैसे मनुष्य। ठीक है। और कशेरुकों में उत्सर्जन का सबसे प्रमुख अंग वृक्क है। और हमारे शरीर में और बहुत सारे जानवर मतलब कौन कौन से? मछली, मेढक, छिपकली, पक्षियों और स्तनधारी मनुष्य मतलब मनुष्य, उनके उत्सर्जी अंग मुख्य रूप से कौन से हैं? वृक्क कहलाते हैं। ठीक है। परंतु वृक्क के अतिरिक्त कुछ अन्य रचनाएं भी अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त उत्सर्जन में सहयोग करती है। और बहुत सारे जो अंग है जो उत्सर्जी अंग को वृक्क का सहयोग करता है। ठीक है। मनुष्य में उत्सर्जन, अब यहाँ देखते हैं कि मनुष्य में उत्सर्जन किस प्रकार होता है। हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो गंदे पदार्थ होते हैं, वो हमारे शरीर से बाहर कैसे निकलता है वो देखते हैं। मनुष्य एवं समस्त वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतुओं में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। जैसे मैंने कहा हमारे शरीर में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण अंग कहलाता है उत्सर्जी अंग के लिए। वृक्क से संबंधित अन्य रचनाएं जो उत्सर्जन में भाग लेती है वे है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग कहलाता है। और वृक्क से जो संबंधित जो अन्य रचनाएं होती है जो उत्सर्जन का भाग होता है वो कौन सा होता है? मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग कहलाता है। ठीक है। मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है और हमारे शरीर में एक जोड़ा वृक्क उपस्थित होता है। प्रत्येक वृक्क उदर गुहा की पृष्ठ देहभित्ति से सटे हुए
सरुखंड के दोनों ओर स्थित होता है और हम वृक्क जो होता है वो उदर गुहा के पृष्ठ देह भित्ति से सटा हुआ रहता है और सरुखदंड के दोनों ओर स्थित रहता है। ठीक है, बायां वृक्क दायां वृक्क की अपेक्षा कुछ ऊपर स्थित होता है और बायां जो वृक्क होता है वो दाहिने वृक्क की अपेक्षा वो बायां वृक्क हल्का ऊपर की ओर स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क ठोस गहरे भूरे लाल रंग का होता है। अब प्रत्येक वृक्क किस प्रकार होता है? ठोस होता है, भूरे लाल रंग का होता है तथा इसका आकार सेम के बीच का समान होता है। इसका आकार सेम के बीच का सेम के बीच के आकार का होता है। यह करीब 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। वृक्क की बाहरी सतह उन्तोदर तथा भीतरी सतह नतोदर मतलब कॉन्वेक्स और कॉन्केव की तरह होता है। वृक्क की भीतरी नतोदर सतह हाइलम कहलाती है और हमारे जो वृक्क है उसका भीतरी जो सतह होता है, भीतरी नतोदर जो सतह होता है वो क्या होता है? वो हाइलम कहलाता है। इसी जगह से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है और इसी जगह से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क सिरा बाहर निकलता है और हमारा जो वृक्क सिरा है वहीं से बाहर भी निकलता है। प्रत्येक वृक्क के हाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकलता है और प्रत्येक वृक्क का जो हाइलम होता है उससे क्या होता है? एक मूत्रवाहिनी निकलता है। मूत्रवाहिनी का शीर्ष भाग जो वृक्क से बाहर निकलता है थोड़ा ज्यादा मोटा होता है। मूत्रवाहिनी का जो बाहरी भाग होता है, जो वृक्क का जो बाहरी भाग होता है वो थोड़ा ज्यादा मोटा होता है। इस मोटे भाग को मूत्रवाहिनी या मूत्रवाहिनी की श्रेणी कहते हैं और इस भाग को क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी की श्रेणी कहते हैं। प्रत्येक मूत्रवाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में खुलता है। प्रत्येक मूत्रवाहिनी पीछे की ओर कहाँ खुलता है? मूत्राशय में खुलता है। मूत्राशय नाशपाती के आकार की पतली दीवार वाली एक थैली के समान रचना है और जो उदर गुहा के पीछे भाग से रेटिना के नीचे स्थित होता है और मूत्राशय के किसके आकार का होता है? नाशपाती के आकार का होता है और उसका थैला किसके समान होता है? पतली दीवार वाली थैली के समान होती है और पिछला भाग रेटिना के नीचे स्थित होता है। ठीक है, मूत्राशय के पिछले भाग से एक पीले जैसी मूत्रमार्ग जिसे क्या कहते हैं? मूत्रमार्ग कहते हैं, निकलती है। ठीक है, और मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली निकलती है जिसे क्या कहते हैं? मूत्रमार्ग कहते हैं। मूत्रमार्ग मूत्र द्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है और मूत्रमार्ग जो होता है मूत्र द्वार के द्वारा क्या होता है? शरीर से बाहर निकलता है। मूत्रवाहिनियां के मुख से मूत्रमार्ग की तिकोने क्षेत्र को मूत्राशय का ट्राइगोन कहते हैं और त्रिकोणे कोण को मूत्रमार्ग का त्रिकोणे कोण को क्या कहते हैं? ट्राइगोन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं वृक्क की आंतरिक रचना है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वृक्क की आंतरिक रचना। आखिरकार वृक्क की रचना होता कैसे? आइए देखते हैं। प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोगी उत्तक तथा आरेखित पेशियों से बना एक पतली कैप्सूल से ढका होता है और वृक्क जो होता है वृक्क का बाहरी संयोजी उत्तक का आरेखित पेशियों से बना होता है तथा उसका पतली कैप्सूल के थका होता है। ठीक है, प्रत्येक वृक्क में एक बाहरी प्रांश भाग तथा एक भीतरी अंश भाग का होता है और प्रत्येक वृक्क में बाहरी भाग जो होता है उसे कॉर्टेक्स मतलब प्रांश भाग तथा भीतरी अंश भाग होता है मेड्यूला होता है। यह 15 से 16 पिरामिड जैसा रचनाओं का बना होता है। 15 से 16 पिरामिड जैसी रचनाओं से बना होता है जिसे वृक्क शंकु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वृक्क शंकु। प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। प्रत्येक वृक्क में क्या होता है? सूक्ष्म लंबी नलिकाएं पाई जाती है, कुंडलित रचनाएं पाई जाती है। ठीक है, जो नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं कहलाती है, जिसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की रचनाएं एवं क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन जो है वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई दोनों कहलाता है नेफ्रॉन वृक्क के लिए।
अब यहाँ पे देखते हैं कि नेफ्रॉन की रचना किस प्रकार होती है। अब नेफ्रॉन किस प्रकार बनता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन होता है। मतलब एक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। प्रत्येक वृक्क नलिकाओं का आरंभ प्याले जैसी रचना से होता है जिसे बोमेन संपूत कहते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक वृक्क नलिका का आरंभ किस प्रकार होता है, प्याले जैसी रचना से होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, बोमेन संपूत कहते हैं। यह कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलम, ठीक है, यह कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलम नामक रक्त कोशिकाओं के एक जल को घेरता है, एक जाल को घेरता है। ठीक है, ये क्या करता है, कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलम क्या करता है कि जो रक्त कोशिका को जो जाल है उसको घेरा हुआ रखता है, उसको घेरता है। बोमेन संपूत एवं ग्लोमेरुलम को सम्मिलित रूप से मेलपिगियन कोश कहते हैं। इसको दोनों को मतलब बोमेन संपूत एवं ग्लोमेरुलम को क्या कहते हैं, उसका जो सारा दोनों को मिलाने पर जो सम्मिलित रूप निकलता है उसको क्या कहते हैं, मेलपिगियन कोश कहते हैं। वृक्क नलिकाएं के काय में एक समस्त और एक दूरस्थ कुंडलित भाग होता है। और वृक्क नलिकाएं के कार्य में क्या होता है कि एक समस्त तथा दूरस्थ कुंडलित भाग पाया जाता है। समस्त भाग नीचे आकर अवरोही चाप बनाता है और फिर प्रांत भाग में जाकर अधिरोही चाप बनाता है। और या स्मिथ क्या कहता है, नीचे आकर अवरोही चाप बनाता है और फिर प्रांत भाग जाकर अधिरोही चाप बनाता है। अवरोही चाप अधिरोही चाप के बीच के एक विशेष भाग को हेलने की चाप कहते हैं। और अवरोही चाप और अधिरोही चाप के बीच में उसमें भाग उपस्थित रहता है, उसको क्या कहते हैं, हेलने का चाप कहते हैं। अधिरोही चाप आगे की एक संग्राहक नलिका में खुलती है। अधिरोही चाप क्या होता है, आगे की तरफ एक संग्राहक नलिकाएं खुलता है। यहाँ चित्र 4.2 में दिया गया है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अवरोही और अधिरोही चाप के बीच में पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये है अवरोही चाप और ये हुआ अधिरोही चाप, यहाँ पे समझाया गया है। और इसके बीच में एक ये भाग पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, हेनरी का चाप कहते हैं। और संग्राहक नलिका में अनेक वृक्क नलिकाएं आकर खुलती है और यह एक संग्राहक नलिका हो गया और इसमें भी यह जाकर खुलता है और यहाँ पे भी बहुत सारे वृक्क नलिकाएं भी खुलती है। और इस प्रकार अनेक संग्राहक नलिकाओं में के मिलने से सामान्य संग्राहक नली बनता है जो अंत में मूत्रवाहिनी से जुड़ा रहता है। और यहाँ पे बहुत सारे संग्राहक नलिकाएं भी बनती है और अंत में यह कहाँ पे जाकर खुलता है, यह मूत्रवाहिनी में जाकर खुलता है। यह इसी प्रकार ही चित्र के द्वारा इसको समझाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे टॉपिक मैंने क्लियर किया कि वृक्क नलिका का जो रचना है उसको मैंने समझाया और यहाँ पे वृक्क की रचनाएं बताया, वृक्क का कार्य बताया गया। इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कहलाता है। और यहाँ पे 2 चित्र दिया गया है, चित्र नंबर 4.1 मानव मूत्र तंत्र और 4.2 चित्र नंबर 4.2 एक वृक्क नलिका की रचना है। दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों चित्र को आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है और अच्छे से बना के कॉपी में रखना है। आपका जो बायो कॉपी है उसको उसमें बना के रखना है दोनों चित्रों को। और पिछले क्लास में जितने मैंने चित्र के बारे में बताया है आपको उसको बना के रखना है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट कहलाता है। एक न एक चित्र आप लोग को देगा ही एग्जाम में, इसलिए आप लोग को सारा चित्र आप लोग को रीड डाउन करके रखना पड़ता है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। और अगले क्लास में हम जानेंगे वृक्क के कार्य, वृक्क के कार्य किस प्रकार होते हैं वो हम अगले क्लास में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।